हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करेंगे, जो खान सर द्वारा निकाला गया टेस्ट सीरीज है। आप इसे जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के तहत लागू नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के तहत नहीं लागू होता। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ये लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय विधायिका द्वारा बदले जा सकते हैं, ये भी लागू होता है। संविधान संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत आवश्यक है, ये भी लागू होता है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है। ऑप्शन डी लागू नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति केवल लोकसभा को भंग कर सकता है, न कि राज्यसभा को, जो एक अस्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। अन्य सभी प्रावधान संविधान के तहत सही है। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में कौन सही है। कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की विधान सभाओं में से कम आधे की सहमति आवश्यक है, ये सही है। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, ये गलत है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान केवल संसद द्वारा शुरू किया जा सकता है, ये सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही है। निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनके संबंधित अनुच्छेद से मिलाएं। केंद्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक निर्देश, अनुच्छेद है 256। राज्यों के बीच जल विवाद, अनुच्छेद है 262। संसद द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, अनुच्छेद है 239। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। 552 हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान के तहत स्वायत्त निकाय नहीं है। नीति आयोग, ऑप्शन सी राइट आंसर। नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है, जिसकी स्थापना कार्यपालिका के आदेश द्वारा की गई है। यह संविधान के तहत एक स्वायत्त निकाय नहीं है। अन्य सभी विकल्प संवैधानिक या वैधानिक स्वायत्त निकाय है। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में कथनों पर विचार करें। निर्वाचन आयोग के सभी आयुक्त का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष की आयु तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनावों का पर्यवेक्षण करने का अधिकार है। प्रश्न के अनुसार सही कथन ऑप्शन सी केवल 2 सही है। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को उनके प्रमुख प्रावधानों से मिलाएं। 52वां संशोधन, 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून, 73वां संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा,
91 संशोधन, मंत्रिमंडल का आकार सीमित करना। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस अनुच्छेद के तहत संसद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है? अनुच्छेद 358 में। अनुच्छेद 358 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित करता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी राइट आंसर। अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अन्य सभी अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। भारत में राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की बाध्यता नहीं है। ये कथन सही है। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ये भी कथन सही है। राज्यपाल को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। ये कथन गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर। राजकोषीय नीति का प्रतिपादन किसने किया था? राजकोषीय नीति का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मेनार्ड किंग्स ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? वर्ष 2017 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ऐसी कंपनी जो मुख्य भूमि चीन से बाहर पंजीकृत हो लेकिन चीनी सरकार या चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे रेड चिप कंपनी कहा जाता है। यदि किसी बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात नहीं होता है, यदि किसी बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात नहीं होता है तो कुल मांग किसके बराबर होती है? कुल मांग उपभोग प्लस निवेश के बराबर होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऐसा व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो अस्थायी रोजगार में नहीं और पूर्ण बेरोजगारी के बजाय अपर्याप्त कार्य के कारण आंशिक रूप से बेरोजगार हो? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई कार्यरत को दिखाई देता है परंतु उसका श्रम उत्पादन में कोई अतिरिक्त योगदान नहीं होता है। दूसरों शब्दों में कहा जाए कि व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से नियोजित होता है। यदि ऐसे व्यक्ति को कार्य से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण, ग्रामीण भारत में कृषि क्षेत्र में कई बार 5 व्यक्तियों का कार्य 3 व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है। इस स्थिति में 2 व्यक्ति प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकाश व्यक्तिकरण के उदाहरण है? निम्न में से कौन प्रकाश के व्यक्तिकरण के उदाहरण है? सीडी का रंगीन दिखाई देना, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखना, जल की सतह पर फैले तेल की परत रंगीन दिखाई देना, इनमें से सभी प्रकाश के व्यक्तिकरण के उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट। मिलान से गलत कथन छांटे। एक तेल के बैरल 559 लीटर, 1 हॉर्स पावर,
786 वाट, 6 फीट 183 गुना 6 नैनोमीटर, एक डाइन 10-5 kg ग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी 3 गलत है। इस संबंध में विचार करें, सही कथन चुने। केपलर के कुल 3 नियम हैं, जिसमें प्रथम नियम कक्षाओं में नियम कहा जाता है। द्वितीय नियम को क्षेत्रफलीय चाल का नियम भी कहते हैं। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। केपलर का तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम है। ऑप्शन डी सभी कथन सही है। एक त्रिशण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन है। सही कथन चुने। बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। दो सामान्य द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा 2:3 हो जाएगा। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व त्वरण निर्भर करता है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व त्वरण निर्भर करता है। द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। मिलान करें। प्रकाश का विवर्तन मिलान करें। प्रकाश का विवर्तन हो जाएगा प्रकाश का आंशिक रूप से प्रकाश का ध्रुवण। यह केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मुड़ना मृगमरीचिका। प्रकाश का परिकिरण है आकाश का रंग नीला दिखना। ऑप्शन ए राइट आंसर। वनस्पति विज्ञान के जनक फादर ऑफ बॉटनी किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेटस को माना जाता है। कर्शाब फैगेगिला किस जीव के साथ पाया जाता है? कर्शाब किस जीव के साथ पाया जाता है? युगलेना जीव के साथ पाया जाता है। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है? समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है? मेटाफने से आरएनए का निर्माण कहलाता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण कहलाता है। प्रतिलेखन कहलाता है। निम्न में से कौन सा उत्तक संयोजी नहीं है? डर्मिस। ऑप्शन डी राइट आंसर। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा अंग को। मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? पेशीय प्रोटीन है। ऑप्शन ए राइट आंसर। गैफ्रीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह कार्बन परमाणुओं की एकल परत है जो षष्ठकोणीय जालक में व्यवस्थित होती है। ये कथन सत्य है। यह विद्युत और ऊष्मा दोनों का उत्कृष्ट चालक है। ये भी कथन सत्य है। यह त्रिमिमीय 3D संरचना वाला पारदर्शी पदार्थ है। ये कथन गलत है। ऑप्शन सी गलत कथन है। ड्यूरालुमिन नामक मिश्र धातु की असाधारणता मजबूती मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण एस हार्डनिंग प्रक्रिया से होती है? कॉपर के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर। धूप घड़ी सनग्लासेस की लेंस बनाने के लिए किस कार्बोनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइलसैलिसिलिक अम्ल है। ऑप्शन बी राइट आंसर।
चांदी के चम्मच से अंडा खाने की मनाही की मान्यता का संभावित वैज्ञानिक कारण क्या है? अंडे में उपस्थित सल्फर चांदी के साथ क्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड यौगिक बनाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाइड्रोजन गैस को भौतिक रूप से संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? उच्च दाब पर गैसीय रूप में उपयोग किया जाता है। मई 2025 में भारत ने अपनी अगली जनगणना में किस नए डेटा को शामिल करने की घोषणा की है? मई 2025 में भारत ने अपनी अगली जनगणना में किस नए डेटा को शामिल करने की घोषणा की है? जाति घटक डेटा। ऑप्शन बी राइट आंसर। यह निर्णय सामाजिक आर्थिक नीति निर्धारण में समावेशिता को बढ़ाने के लिए किया गया है। इससे सरकार को सामाजिक न्याय योजनाओं, आरक्षण नीति और साधारण संसाधन वितरण से सटीकता प्राप्त होगी। 7 मई 2025 को भारत के कौन से बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय नागरिक रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था? ऑपरेशन अभ्यास आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और आकस्मिक घटनाओं के दौरान नागरिक सुरक्षा प्रणाली की तत्परता को परखना था। इसमें 20 से अधिक राज्यों के 200 प्लस जिलों ने भाग लिया। अक्टूबर 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से एशिया पैसिफिक ग्रुप 4 ब्यूरो के उपाध्यक्ष पद के रूप में निर्वाचित किया गया? यूनेस्को एंड ICADS को चुना गया। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश में तकनीकी मिशन को एम्बेसी में अपग्रेड करने की घोषणा की थी? अफगानिस्तान देश में। यह भारत अफगानिस्तान संबंधों में स्थिरता और मानवीय सहायता के पुनः आरंभ का संकेत था। जुलाई 2025 में भारत ने कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया जो कृषि एवं जल संसाधन निगरानी के लिए समर्पित है? एग्रीसैट-1 इसरो। ऑप्शन बी राइट आंसर। में भारत ने किस देश के साथ इंडो पैसिफिक साइबर सुरक्षा साझेदारी समझौता किया? जापान देश के साथ। भारत और जापान ने अगस्त 2025 में इंडो पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया। इसका उद्देश्य है साइबर अपराध और डेटा चोरी पर संयुक्त निगरानी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुरक्षित उपयोग हेतु साझा प्रोटोकॉल, 5G और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में तकनीकी सहयोग है। सितंबर 2025 में कौन सा राज्य देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने वाला पहला राज्य बना? राजस्थान राज्य बना। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की। यह हाइड्रोजन उत्पादन और सौर ऊर्जा से किया जाएगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन है। मई 2025 में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का मुख्य विषय क्या था? भारत @100 नवाचार में राष्ट्र निर्माण मुख्य उद्देश्य था। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में 50 देशों के 1500 से अधिक स्टार्टअप ने भाग लिया। इसका आयोजन का उद्देश्य था भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना, युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना और सरकारी योजनाओं की निजी क्षेत्र से जोड़ना। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया,
मुख्य विषय भारत @ 100 नवाचार से राष्ट्र निर्माण था, जो भारत 2047 के लक्ष्यों से मेल खाता है। अगस्त 2025 में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग क्लाउड सेवा किस संस्था ने शुरू की है? सीडैक पुणे संस्था ने शुरू की है। सितंबर 2025 में भारत की किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2025 में स्वर्ण पदक जीता? सितंबर 2025 में भारत की किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2025 में स्वर्ण पदक जीता? एकता भ्यान क्लब थ्रो ने स्वर्ण पदक जीता। अगस्त 2025 में किस भारतीय शहर को यूएन ग्लोबल ग्रीन सिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? इंदौर शहर को। इंदौर लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी घोषित हुआ। शहर में 100% वेस्ट एनर्जी प्लांट, 24 गुना 7 जल पुनर्चक्रण और 40% नवीकरणीय बिजली का उपयोग जैसे मानक स्थापित। 25 में केंद्र सरकार ने किस नीति को स्वीकृति दी जो ग्रामीण युवाओं को रक्षा उद्योग से जोड़ने हेतु है? मिशन वीर युवा को। ऑप्शन सी राइट आंसर। मिशन वीर युवा योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रक्षा तकनीक, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रशिक्षित करना है। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन नीति से जुड़ा है। पहले चरण में 200 प्रशिक्षण केंद्र और 50,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को यूनेस्को साइंस लिटरेचर 2025 सम्मान मिला? डॉक्टर सीमा सिन्हा को मिला। दिल्ली स्थित TERI पूर्ण रूप है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। दिल्ली स्थित की वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा सिन्हा को पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए यह सम्मान मिला। उन्होंने सूक्ष्म जीव आधारित जल शोधन तकनीकी विकसित की जो प्रदूषित जल को ऊर्जा सक्षम तरीके से शुद्ध करती है। उनके कार्य से भारत को स्वच्छ भारत, हरित भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल रही है। भारत में 29 अगस्त 2025 को मनाए गए नेशनल स्पोर्ट्स डे की थीम क्या था? शांतिपूर्ण समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2025 में एक्सरसाइज ला पारिस 2025 को भारत ने किन देश के साथ मिलकर किया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस आदि देश के साथ किया। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक्सरसाइज ला पारिस 2025 एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो फ्रांस की नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। 2025 में मिथिला क्षेत्र सीतामढ़ी में कौन सा धार्मिक पर्यटन परियोजना शुरू करने की घोषणा हुई है? 2025 मिथिला क्षेत्र में कौन सा धार्मिक पर्यटन परियोजना शुरू करने की घोषणा हुई है? सीता जन्मभूमि मेगा टेम्पल प्रोजेक्ट परियोजना। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2025 में बिहार के कौन से क्षेत्र में जैविक पर्यटन जोन घोषित किया गया? सीतामढ़ी, दरभंगा, मिथिला क्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2025 में आयोजित बिहार दिवस का मुख्य विषय थीम क्या था? 2025 में बिहार दिवस का मुख्य विषय क्या था? सांस्कृतिक बिहार, गौरवशाली बिहार। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनके स्रोत से मिलाएं। अवशेष शक्तियां हैं कनाडा। समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया। संसदीय विशेषाधिकार है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए राइट आंसर।
किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? 102 संशोधन में। ऑप्शन बी राइट आंसर। 102 संशोधन संविधान अधिनियम 1918 ने अनुच्छेद 338 भी जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट कब लागू किया गया था? भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपटने हेतु एक संगठित कानूनी एवं संस्थागत ढांचा तैयार करना था। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और यह भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ का रण है। कच्छ का रण जो गुजरात राज्य में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 12,454 वर्ग किलोमीटर है। इसे 2008 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में लिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र कोरल रीफ हॉटस्पॉट माना जाता है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र कोरल रीफ हॉटस्पॉट माना जाता है? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार क्षेत्र में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि का एक प्रमुख स्रोत है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित गैसें हैं जो मुख्यतः एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम निर्माण और एरोसोल स्प्रे में उपयोग किया जाता है। इनका अत्यधिक प्रयोग ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि करता है और साथ ही यह ओजोन परत को भी नष्ट करती है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले है चंपारण सत्याग्रह। गए आंदोलन को क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद है अहमदाबाद मिल हड़ताल मार्च 1918 में। उसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह मार्च से जून 1918 में। उसके बाद है असहयोग आंदोलन 1920 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। 17वीं शताब्दी में मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? 17वीं शताब्दी में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आए। सर थॉमस रॉ 1615 में आए। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर देव ने असम में एक शरण धर्म की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया। कबीर ने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा की। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। 1857 के विद्रोह के केंद्रों को उनके नेतृत्वकर्ताओं से सुमेलित करें। विद्रोह के केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता। लखनऊ लखनऊ बेगम हजरत महल। फैजाबाद फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर कुंवर सिंह। बरेली खान बहादुर खान। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नेता गरम दल से संबंधित नहीं था? निम्न में से कौन सा नेता गरम दल से संबंधित नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले
नरम दल के नेता थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल गरम दल के प्रमुख नेता थे जो उग्रवाद और स्वराज की मांग करते थे। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला अधिनियम कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 था। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैत शासन प्राप्त कर पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता दी। हालांकि केंद्र में द्वैत शासन प्रस्तावित था जो लागू नहीं हुआ। निम्नलिखित संवैधानिक घटनाओं को उनके वर्षों से सुमेलित करें। संवैधानिक घटनाओं एवं वर्ष। पिक्स इंडिया एक्ट। पिक्स इंडिया एक्ट है वर्ष 1784। पूना पैक्ट है 1932। कम्युनल अवार्ड्स है 1932। कैबिनेट मिशन प्लान है 1946। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय प्रेस और शिक्षा सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन द्वारा पारित भारतीय प्रेस को नियंत्रित करने के लिए। हंटर शिक्षा आयोग 1882 लॉर्ड रिपन के तहत प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। निम्नलिखित गवर्नर जनरल को उनकी नीतियों घटनाओं से सुमेलित करें और गलत युग्म चुने। लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक गठबंधन, ये सही है। लॉर्ड डलहौजी, व्यापक गत का सिद्धांत, ये भी सही है। लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त का उन्मूलन, ये गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी गलत है। मुगल प्रशासन में जब्त प्रणाली किससे संबंधित थी? मुगल प्रशासन में जब्त प्रणाली किससे संबंधित थी? राजस्व आकलन से संबंधित थी। जब्त प्रणाली तहसाला टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी जो 10 वर्षों के औसत उत्पाद के मूल्य पर आधारित थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात निम्नलिखित में से संधियों में कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? वायसराय की संधि जर्मनी, सेंट जर्मेन की संधि ऑस्ट्रिया, ट्रायोनॉन की संधि हंगरी, सर्विस की संधि रूस। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है? लोथल और सुरकोटदा दोनों बंदरगाह शहर थे जहां घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। ये कथन गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे लेकिन मंदिर का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला। ये कथन सत्य है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और सबसे उत्तरी स्थल मांडा था। ये भी कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी 2 और 3 सत्य है। मराठा प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? मराठा प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? अमात्य था। ऑप्शन सी राइट आंसर। अमात्य मजुमदार मराठा प्रशासन में राजस्व और वित्त मंत्री था। पेशवा कार्यकारी प्रमुख था। प्रबोधन काल और उससे संबंधित विचारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है? जैन जैक्स रूसो ने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया जिसमें संप्रभुता लोगों ने निहित होती है। ये कथन सही है।
जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्रकृति अधिकारों की वकालत की। ये भी सत्य है। मोंटेस्क्यू ने अपनी कृति द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन किया। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है, सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। Each of the boys has done his work. Option D, right answer. Identify the correct indirect speech. Direct speech है he said I can solve this problem. Indirect speech हो जाएगा he said that he could solve that problem. Option A, right answer. अन्य ब्रह्मा इत्युपासित। इन वाक्यों में अन्य ब्रह्मा किस प्रकार का वाक्यांश है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी, राइट आंसर। अन्य ब्रह्मा का अर्थ है अन्य ही ब्रह्मा है। यहाँ अन्य और ब्रह्मा एक दूसरे के समान बताए गए हैं, अतः यह कर्मधारय समास है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? चूल्हा शब्द। चूल्हा शब्द हिंदी में देसी प्रयोग से बना है, न संस्कृत है न विदेशी भाषा है, अतः यह देशी शब्द है। दो सुपरफास्ट ट्रेन T1 और T2 एक सीधे ट्रैक पर 300 किलोमीटर की दूरी पर है और क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति आवर और 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। एक ड्रोन जो 120 किलोमीटर आवर की चाल से उड़ सकता है, T1 के सामने से T2 की ओर उड़ना शुरू करता है। जैसे ही T2 तक पहुंचता है, तुरंत वापस मुड़कर T1 की ओर उड़ता है और यह प्रतिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ट्रेन आपस में नहीं टकरा जाती। ड्रोन द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 240 किलोमीटर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले पैरों लंब वाले एक समकोण त्रिभुज में एक वृत्त अंकित किया गया है। वृत्त के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 30% सस्ता खरीदता और 60 रुपये में कम बेचता है तो उसे 50% लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 400 रुपये हो जाएगा। 3 संख्याओं A, B और C का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 4:5:6 हो जाता है। संख्या B का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 15 हो जाएगा। वर्तमान में A और B की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। B की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 20 वर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 6, 12, 20, 30 एवं 42। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 8% की वृद्धि हो जाएगा। जनसंख्याकी लाभांश की संकल्पना भारत में विशेष रूप से किस अवधि के लिए लागू मानी जाती है?
वर्ष 2010 से 2050 तक मानी जाती है। जनसंख्याकी लाभांश उस अवधि को दर्शाता है जब किसी देश में जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष का अनुपात अधिक होता है, जिससे आर्थिक विकास की संभावनाएं बढ़ती है। भारत में यह अवधि 2010 से 2050 तक मानी जाती है। इस दौरान भारत की युवा जनसंख्या का उच्च अनुपात आर्थिक उत्पादकता, श्रम शक्ति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, बशर्ते है कि शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? रेत के टीलों का गठन हवाओं के निक्षेपण से होता है। ये कथन सत्य है। भारत में बारखान प्रकार के टीलों का सबसे अधिक प्रसार थार मरुस्थल में है। ये भी कथन सही है। बारखान टीलों की उत्तल भुजा सदैव पवन की दिशा में होती है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कॉफी बेल्ट कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कॉफी बेल्ट कहलाता है? उष्णकटिबंधीय 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र को कॉफी बेल्ट कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। रेड रिवर वैली। रेड रिवर वैली मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। रेड रिवर वैली न्यू मैक्सिको के ताओस काउंटी में स्थित है। तांबे के खनन के लिए जाना जाता है। 1867 से शुरू हुई खनन गतिविधियों में कॉपर किंग माइन प्रमुख रही। चट्टानों को कर्टस सिराओं से तांबा निकाला गया। सोना और चांदी भी पाए जाते हैं, लेकिन तांबा क्षेत्र की मुख्य पहचान है। कैलिफोर्निया तट किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण है? कैलिफोर्निया तट किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण है? भूमध्य सागरीय का उदाहरण है। भारत का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा संयोजन ठंडी प्लस गर्म धारा के संयोग से बने समृद्ध मत्स्य क्षेत्र का उदाहरण है? कुरोशियो, ओयाशियो, गल्फ स्ट्रीम, लाब्राडोर, ब्राजील, फॉकलैंड। उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? टुंड्रा वनस्पति में पेड़ों का अभाव होता है। स्टेपी घास भूमियों महाद्वीपों के मध्य भाग में पाई जाती है। सवाना घास भूमि सदैव विषुववृत्तीय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही है। वेस्ट शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पहलू से संबंधित है? मिडिल वेस्ट शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पहलू से संबंधित है? मक्का उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसका उद्गम मानसरोवर झील से दक्षिण में होता है। ऑप्शन डी सही नहीं है। भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम के अधिकतम भंडार किस भूगर्भीय युग से संबंधित है? भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम के अधिकतम भंडार किस भूगर्भीय युग से संबंधित है? सोनोजोइक से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है?
कोरोमंडल तट क्षेत्र से। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी जल विद्युत परियोजना है, जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है, जो इसे अन्य परियोजनाओं से कहीं अधिक विशाल बनाती है। निम्न में से कौन सी फसल मृदा अम्लता को अधिक सहन करती है? निम्न में से कौन सी फसल मृदा अम्लता को अधिक सहन करती है? चाय। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत के किस भाग में मानसून के आगमन और वापसी दोनों सबसे अंत में होते हैं? भारत के किस भाग में मानसून के आगमन और वापसी दोनों सबसे अंत में होते हैं? राजस्थान भाग में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल तट पर पहुंचता है, फिर उत्तर की ओर बढ़ता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में यह सबसे अंत में लगभग जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुंचता है। इसी प्रकार मानसून की वापसी सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत से शुरू होती है और सितंबर के अंत तक राजस्थान से पूरी तरह लौट जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, मैथ्स के सवाल को जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।